सो हेलो व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 साइंस का, केमिस्ट्री का। तो इंट्रोडक्शन में केवल हमने दो ही चीजें मेनली करनी है, विच आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है। अभी आपको सभी को ये तो पता ही है कि एटम क्या होता है। अगर नहीं पता तो चैप्टर 3 की वीडियो देखो, बिकॉज ये और चैप्टर 3 और ये वाला चैप्टर काफी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। पर फिर भी बिफोर स्टार्टिंग में आपको एटम की डेफिनेशन बता रहा हूँ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक टर्म। आई एम राइटिंग हियर न्यूट्रॉन्स एज वेल, पर उसकी हमें जो डिस्कवरी है वो बाद में चेक करनी है, बाद में देखनी है। तो पर आपको पता होना चाहिए ना ये तीनों चीजें क्या है, अगर हम इसे पढ़ रहे हैं। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, सॉरी एलिमेंट के। एलिमेंट के कि एटम के? एटम के। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब एटम किसका होता है? ऑफ एन एलिमेंट। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के। हर एटम में, यानी हर एटम मतलब कोई भी एटम आप ले लो, ठीक है, कार्बन का या किसी का भी ले लो एटम, उसमें ये तीनों होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी हमें अभी पहले मैं डिस्कवरी आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किसने करी थी। डिस्कवरी के बारे में हम आते हैं। सो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो आइडेंटिफाई करे थे वो करे थे जे थॉमसन ने। याद रखना आपको, ये नेम पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। प्रोटॉन्स किसने करे थे? ई गोल्डस्टेन ने। ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई करा था। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मैंने आपको ऐसे एक सिंपल वर्ड में बता दिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पर इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज वाला होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हर एक एटम में, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता रहा हूं, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सेम नंबर होता है इन दोनों का। ठीक है, नंबर भी हम पढ़ेंगे, आपको पेज नंबर में दिया भी होगा किसी ना किसी पेज पे। हाँ, एक पेज पे आपको टेबल बनाया हुआ है, वो आप चीज चेक करें। तो इंट्रोडक्शन में आपका सिर्फ इतना सा ही पार्ट था। अब हम आते हैं थॉमसन्स और रुदरफोर्ड्स और बोहर्स मॉडल एटम का, उनका क्या मॉडल था। चलिए अब हम आते हैं इसमें। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है बोहर, थॉमसन और रुदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इधर मैं लिख रहा हूं। उसने क्या प्रपोज किया था थॉमसन ने, कि एक स्फीयर है पूरा, ठीक है, वो स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसने क्या करा था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ये कहा था कि स्फीयर जो है वो पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव चार्ज के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं, है ना। उसने ऐसी थ्योरी हमें हमारे सामने पेश करी थी। ओके, तो उसने क्या प्रपोज किया था, वो उसकी प्रपोजिशन क्या थी? प्रपोजिशन या ही प्रपोज्ड। उसने क्या प्रपोज करा था कि ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। दैट atom is a positive charge and electrons are embedded in it। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, तो आपको यही चीजें आपके एग्जाम में लिख देनी है। दैट थॉमसन ने क्या प्रपोज करा था, ठीक है। ही प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। आगे ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंग्लिश में लिख देना बस इसे ही।
ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? सेकेंड पॉइंट इज दैट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, जो ये स्फीयर में चार्ज है और जो इसके अंदर वाले ये एटम्स में चार्ज है, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड यानी नंबर है वो सेम होता है और इसीलिए ये न्यूट्रल होता है एक एटम। ठीक है, पर क्या था इसका ड्रॉबैक कि साइंटिस्ट, बाकी साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट की थी इससे बिल्कुल उल्टे थे, तो इसका थॉमसन का मॉडल सही नहीं पाया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। ओके, सो अभी हम आते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें भी हम इतना बड़ा सा लंबा सा एरो बना रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। रदरफोर्ड ने क्या करा था? एक एक्सपेरिमेंट करा था। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उसने एक शीट ली थी, थिन गोल्ड शीट। उसने एक थिन पतली सी गोल्ड की शीट ले ली थी और उसने क्या करा था? अल्फा पार्टिकल्स को इसके अंदर से मतलब इसके ऊपर छोड़ दिया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा होती है। तो इन्होंने क्या करा, इसके 3 ऑब्जर्वेशन उसको मिले रदरफोर्ड को। क्या थे वो ऑब्जर्वेशंस? दैट ऑब्जर्वेशंस वर दैट अल्फा पार्टिकल्स में क्या हुआ, कुछ पूरा आर पार चले गए, ठीक है, इधर से आए इधर से चले गए, कुछ ऐसे छोटा सा एंगल बना के वापस आ गए और कुछ पूरा ही 180 डिग्री का एंगल बना के आ गए, कुछ लंबे एंगल बना के आ गए। मतलब कुछ एंगल्स बना रहे थे, कुछ उसी पाथ को फॉलो करके आ रहे थे और कुछ आगे निकल जा रहे थे। तो ऐसा क्यों था? अभी मेन क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों था? चलिए ये भी हम देख लेते हैं, ऐसा क्यों मिला था उसको, ऐसी क्यों उसको ऐसा प्रपोजिशन, मतलब क्यों उसको ऐसे रिजल्ट्स कह सकते हैं हम, क्यों उसको ऐसे रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, अभी इससे क्या पता चला? पहला क्या था कि वो पार हो रहे थे। पार क्यों होंगे? अगर इसके बीच के जो एटम्स हैं इनमें स्पेसेस नहीं होंगे या ज्यादा से ज्यादा खाली होगा तो ही, बाकी कुछ डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं पर ज्यादा पार हो जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द एटम इज एम्प्टी, राइट। सेकेंड, अभी इसके ऑब्जर्वेशन और इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आई थिंक सो ये आपकी बुक में भी सारे पॉइंट्स गिवन है। एक मिनट, मैं पेज नंबर आपको चेक करके बता रहा हूं। तो इट्स गिवन ऑन द पेज नंबर 48। आपको ये सारे पॉइंट्स पेज 48 पे, जो सेकेंड पार्ट है इस बुक का, पेज 48 का सेकेंड हाफ है, उसमें आपको मिल जाएंगे। एक पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द दैट इज एम्प्टी, उसी के कारण काफी सारे वो पास हो जा रहे थे। सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा मास जो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज, उनका काफी छोटा मास होता था, काफी कम मास होता था। मतलब मेन यही चीज आई थी कि ये एटम में सारे के सारे जो होती हैं जगहें वो खाली होती हैं, राइट। यही चीज मेन मिली थी। फिर कुछ रिबाउंड हो रहे थे, उसका क्या था? रिबाउंड मतलब वापस आ जाना, ऐसे ही, ठीक है। उसका क्या कारण था? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो था वॉल्यूम कम था, है ना, कई जगह ज्यादा था कई जगह कम था, तो उसी के कारण ये 3 ऑब्जर्वेशंस पाई गई थी, ठीक है। पर इसने क्या बोला था एक और, इसके बाद ये सारी ऑब्जर्वेशंस मिलने के बाद कुछ ऐसी वो प्रूफ मिल गए कि क्या क्या असल में पोस्टुलेट्स मिल गए कि इनके बारे में, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। आ जाइए, ये हमें मिल गए हैं हमारे 3 पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स मतलब जो करेक्ट है, ठीक है। अभी क्या कहा था इसने, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या प्रपोज हुआ था? दैट यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है एटम में, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज अभी मैं आपको कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही होंगे ऑब्वियसली, चार्ज न्यूट्रल का तो चार्ज काउंट नहीं होगा, पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है इसलिए इसको न्यूक्लियस को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मास इन न्यूट्रॉन्स,
मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही सारा मास होता है बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन शेल्स। शेल्स होते हैं ऐसे, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये हम नील बोहर्स के उसमें पढ़ेंगे। नील बोहर का जो वो था मॉडल था। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द एटम। अभी एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो साइज तो स्मॉलर होगा ही ना। तो ठीक है, ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। अभी रदरफोर्ड के मॉडल में अगर सारा चीजें पता चल गई होती तो क्या बोहर का मॉडल आता नहीं आता। ठीक है, पर क्या था, अभी उसने कहा ये रिवॉल्व हो रहा है। अगर आप भी चलते रहोगे कहीं भी घूमते रहोगे या जो मर्जी करोगे, कोई भी काम करोगे तो आप थक जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप चलते ही जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं, तो आपकी डेथ हो जाएगी। खुदा करे ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता। ठीक है, पर उसने भी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर चलते रहते तो उनको पावर एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, वो डाई नहीं होते पर एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको। तो ये चीज के लिए इसका मॉडल भी सिलेक्ट जो है नहीं हुआ। अब हम आते हैं अगले मॉडल पे जो है नील बोहर का मॉडल। इन सभी के लिए उसने भी हाँ बोल दी थी, पर उसने क्या नया प्रपोज करा? उसने इसके ड्रॉबैक के ऊपर ही काम करा होगा ऑब्वियसली। अगर बाकी सारे पोस्टुलेट्स हैं, बस एक ही था कि इसका ड्रॉबैक, इसने ये स्टेबिलिटी नहीं बताई कि इन्हें स्टेबिलिटी कहां से मिलती है, स्ट्रेंथ कहां से मिलती है। तो वो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया कि वो असल में ऑर्बिट्स जो होते हैं जिनके आसपास ये घूमते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। मतलब उनमें पावर होती है और वो पावर जनरेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बोहर के मॉडल में था। अभी बोहर ने एक और उसका एक मॉडल में उसने क्या प्रपोज कर दिया, उसने एक डायग्राम टाइप स्ट्रक्चर सभी बना कर दे दिया था। मतलब एक स्ट्रक्चर उसने बता दिया कैसा था। स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन भी है। ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके आसपास शेल्स हैं। ठीक है, K L M and one more is here N. Okay, K L M N. तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स का कोई नंबर होता होगा। अभी मैं आपको शेल का नाम बता रहा हूं, कौन सा K है, कौन सा L है, कौन सा M है एंड कौन सा N है। सो दिस वन इज K, दिस वन इज L, दिस वन इज M एंड दिस वन इज N। अभी इनमें एक चीज है N। इसका N जो होता है वो 1 है, इसका 2, इसका 3 एंड इसका 4। N, ये जो N है, इससे हम एक फॉर्मूला हमें इसके रिलेटेड मिला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन शेल का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इंटू n, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 18 आते हैं। पर 9th क्लास में हमने इसमें भी 8 ही कंसिडर करने हैं और उससे आगे 32। ठीक है, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। पर अभी हमें 9th क्लास में m में 8 ही कंसिडरेंस होती है हमारी मेन। ठीक है, ओके। तो ये था बोहर का मॉडल जो अपना लिया गया था सभी के द्वारा। हाँ जी, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपको इधर टेबल ड्रॉ करके दे देता हूं। ठीक है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर हम इसके अलग अलग उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे एटम का। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। तो आई एम जस्ट नाउ ड्रॉइंग हियर टेबल। दिख नहीं रहा मैं बनाता हुआ, अभी दिख जाऊंगा। 3 2 1 गो। आपके सामने टेबल बना हुआ है, आप सभी जानते ही हैं ट्रिक। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स के नाम हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम के सिंबल हैं। आपको चैप्टर 3 में भी मैंने यही टेबल से रेफरेंस करवाया था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आगे आगे काफी सारे जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, so that this is
यस सल्फर, देन क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अभी इनके ये क्या है, अभी ये मैंने 1 2 3 4 क्या लिखा है, ये काउंटिंग है क्या? नो, ये है एटॉमिक नंबर, या कहें तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, या कहें तो प्रोटॉन्स का नंबर। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको एक भी गिवन है तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कितना है। बस ये आपको याद करना पड़ेगा टेबल, वो बात अलग है, ठीक है। और आपको 9th में सिर्फ 20 तक ही आएंगे ये, ओके। अभी ये क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये है एटॉमिक मास। सी लाइन बना दी है मैंने, ठीक है। एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन्स में क्या वो है। अच्छा, अगर आपको न्यूट्रॉन्स पता है तो आपको एटॉमिक मास निकालने में कोई वो नहीं होगा, कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का नंबर पता है और ये नंबर पता है, ये तो चलो काउंटिंग ही है, बस आपको ये भी सीरियल में लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये नंबर और ये नंबर दोनों का नंबर पता है तो आप ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास आपको पता है, तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास के लिए। बस आपको एक चीज को भी पता होनी चाहिए, मेन चीज क्या है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, हाउ टू लर्न द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द टेबल, ठीक है, तो आपको आ जाएगा काफी आसान तरीका। वो एक गाना टाइप सा या कुछ भी ऐसा दिखा देंगे जिससे आपको ये याद हो जाएंगे, और फिर आप लिख दीजिएगा एटॉमिक मास कैसे याद करें। एक या एटॉमिक मास याद हो जाएगा तो आप ये खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये चीज तो आप सभी को ऑब्वियसली काउंटिंग में ही लिखनी है, अगर आपको ये याद हो गया तो। मैंने पिछली बार आपको अभी पॉज लेने से पहले, यानी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, डायग्राम नहीं, ये टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको मैंने बोला था कि हम हर एक का एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर एक का नहीं, इनमें से कुछ का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम चेक करेंगे। जैसे हमने वो बनाया था ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अंदर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं मेनली उसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि के शेल में कितने आएंगे, एल शेल में कितने, एम शेल में कितने और एन शेल में कितने। अभी तक आपको जितने जितने मतलब आएंगे ना उतने ही आपको, जैसे अभी ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 है, ठीक है। आपने ये बनाया न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स अंदर और सिर्फ 1 ऐसे डॉट, ठीक है। तो इसका वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ K1, बस, बाकी आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इधर K2, इधर K2L1, K2L2, K2L3, K2L4, ये सब आपका, या 2,4, 2, ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम इनमें से कुछ ऐसे, जैसे मैंने ड्रॉ करा था वैसे ड्रॉ करके देखते हैं। ऑक्सीजन, बीच में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, मतलब ये क्या है आपका न्यूक्लियस। साइड पे फर्स्ट शेल, इसमें 8 आएंगे टोटल, तो फर्स्ट शेल में हम बना देंगे 2, बिकॉज मैक्सिमम आ ही 2 सकते हैं, मैक्सिमम बना दिया हमने फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में हमारे आ सकते हैं 8, और हमें टोटल 8 चाहिए। अब 2 इधर है तो इधर कितने बनेंगे, 6 ना। ये हमारा हो चुका है ऑक्सीजन का। बस सिंपल सी है ये चीज, आपको बस ऐसे याद रखना है कितने किस शेल में कितने आएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी हो गया। अब हम आते हैं टॉपिक न्यूट्रॉन्स पे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डन बाय जे चैडविक। सबको नाम ही याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको मैंने बता दिया न्यूट्रल होता है बस। अब वैलेंसी पे हम आते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एटम की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, अभी जैसे देखो हमने अभी ऑक्सीजन का बनाया था, 2 ऐसे, इधर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ठीक है, 2 बिंदु, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट उसमें, 6 बाहर वाले उसमें। अच्छा,
इसमें टोटल कितने आ सकते थे, 8 आ सकते थे, राइट। तो 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है ना। अभी अगर तो हाफ से कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में हैं वही आपकी वैलेंसी है, ठीक है। पर अभी हाफ से ज्यादा है तो आपको 8 में से लास्ट शेल के माइनस करने पड़ेंगे। माइनस कर दीजिए, 8 में से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 माइनस 6 2, इसकी 2 वैलेंसी है, मतलब 2 अगर और होते तो ये आपका पूरा बन जाता, ठीक है। पर 2 ऐसे नहीं है। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन के अलावा। ये है नाइट्रोजन, इसमें भी वही चीज आएगी ना, 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 8, मतलब स्मॉलर देन 8 है, पर वैसे 2 इसमें आएंगे, 5 इसमें आएंगे, 5 इज ग्रेटर देन 4 यानी हाफ ऑफ 8। पर हम फिर ये वाला एग्जांपल भी ले लेंगे। हम ले लेते हैं कार्बन का एग्जांपल, पूरे डब कर देता हूं। कार्बन का एग्जांपल हमने लिया है, अंदर फिर से न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, बाहर पहले में 2 दूसरे में 4। अभी या तो ये 4 ले लेगा या तो ये 4 दे देगा ताकि इसके शेल कंप्लीट हो जाए। अगर 4 दे देता है तो इसके पास एक ही शेल बच जाएगा, अगर 4 ले लेगा तो इसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी क्या वैलेंसी है, 4। कोई और एग्जांपल, जैसे अभी हम ले लेते हैं 5। अगर मान लीजिए 5 होते टोटल, यानी ये होता बोरॉन, है बोरॉन ही बोन, तो इसकी वैलेंसी क्या होती, 2 ये है। अभी 5 तो ये लेगा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है तो इसमें आपको क्या कर लेना है, ये हो गया ना, मतलब इसमें क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2 फर्स्ट शेल में, 3 इसमें। तो अभी ये 5 इसको चाहिए, तो कोई दूसरा इतना पागल तो नहीं होगा कि उसको 4 से भी ज्यादा दे दे अपना शेल तोड़ के, नहीं, ठीक है। उसका शेल भी तो 8 से ही बनेगा ना, तो इसके पास 4 यानी हाफ से कम है, तो ये अपने 3 दे देगा किसी को भी, पर फिर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जितने ये दे रहा है। अगर 4 से कम है तो जितने आखिरी शेल में है उतनी वैलेंसी, अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस जितने भी हैं उतनी वैलेंसी, ठीक है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक और है चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी हमने समझ ली क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो भी आखिरी शेल में जितने भी वो हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कह देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 है, अगर 4 होते तो 4, आखिरी शेल में 4 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का भी हमने एक कंसेप्ट कर लिया है, और इसके रिलेटेड में हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। नेक्स्ट इज AN एंड MN, यानी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास जो होता है वो दिस माइनस दिस होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड नहीं लिखना है, एंड लिखेंगे तो पूरा काटा मारेगी टीचर, ठीक है, बिकॉज एंड का मतलब होता है सम। आप क्या कर रहे हो, अगर आपने एंड कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स माइनस न्यूट्रॉन्स, तो वो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन्स का भी सम और इलेक्ट्रॉन्स का भी सम, तो वो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब या तो प्रोटॉन्स ले लीजिए या तो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दोनों का नंबर सेम है, तो 1 माइनस 0 1। ऐसे ही एटॉमिक मास का एग्जांपल हमने दे दिया आपको। नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अभी ये मेन चीज है, मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। मैं भी ये टेबल रब नहीं करूंगा बिकॉज आपको ये लर्न नहीं है टेबल, और अभी मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको टेबल नहीं आता, तो जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आप इसी टेबल से हिंट लेके अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर लीजिएगा, ओके। तो आइसोटॉप्स को अगर हम डिफाइन करें, आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स मतलब सेम ही एलिमेंट के एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एलिमेंट के एटम्स के पास अगर डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट भाई साहब, अगर डिफरेंस मास नंबर हो, हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर हो बट सेम एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें क्या अलग हुआ, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर भी सेम है। मास नंबर, एटॉमिक मास अलग है तो मास नंबर अलग है,
तो मास नंबर किसका किसका सम होता है, इसका और इसका। अगर ये सेम है तो मतलब यही बड़ा है ना, ओके, मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तो मास भी चेंज हो जाता है। मतलब जिसमें सेम एलिमेंट के एटम्स का अगर एटॉमिक मास चेंज हो पर ये सेम रहे मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुआ है तो हम उसे कह देते हैं आइसोटॉप्स। इसका कोई एग्जांपल आप सबसे पहले अभी वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में एग्जांपल लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक एग्जांपल हम अब ले लेते हैं, लिख दिया ना कमेंट बॉक्स में, मैंने बता दो जल्दी से। एग्जांपल कार्बन का। कार्बन के एटम्स में एलिमेंट में एक कार्बन ऐसा होता है, एक कार्बन ऐसा होता है। अब ये आप यही सोच रहे होगे कि ये मैंने क्या लिख दिया, आपके लिए तो नई चीज है ना। नीचे वाला जो है वो है एटॉमिक नंबर और ऊपर है आपका एटॉमिक मास। तो यही आपको फॉर्मेट आइसोबार्स में भी फॉलो करना होता है, ठीक है। साइन ऑफ द एलिमेंट, ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। तो एक ही कार्बन का ही एटम है पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर चेंज है, ठीक है। एक में 12 है, एक में 14 है, ठीक है, पर हम कंसीडर 12 भी करते हैं, ठीक है, असल में कैलकुलेशंस करते वक्त। पर अगर आपको आइसोटॉप्स के एग्जांपल पूछे हो तो आपको ऐसा ही दिखाना है करके। अभी कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल भी होते हैं ह्यूमंस के लिए। कौन से आइसोटॉप्स हैं ऐसे, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कोबाल्ट का। कोबाल्ट जो है वो कैंसर को दूर करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में वो हेल्पफुल होता है। और आयोडीन का जो है, आयोडीन का वो होता है ग्वाइट्रे के ट्रीटमेंट में काम, हाँ मतलब वो होता है, हेल्पफुल होता है। तो कोबाल्ट का कैंसर और आयोडीन का ग्वाइटर, ऐसे ही काफी सारे यूजेस होते हैं। बाकी आइसोटॉप्स के भी आप फाइंड आउट करेंगे और एग्जांपल्स भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या है, अभी मैं इधर ही चेंजेस कर रहा हूं कुछ, ठीक है। आइसोबार्स, एटम ऑफ सेम की जगह डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के, हैविंग डिफरेंट की जगह आ जाएगा सेम। मास नंबर सेम होता है पर जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। इसका एग्जांपल तो आप इधर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका मास नंबर यानी एटॉमिक मास सेम है पर ये यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फाइंड आउट करिए, मास नंबर देखिए किसका सेम है। आर्गन और कैल्शियम, राइट, आर्गन कैल्शियम, वही फॉर्मेट आप फॉलो करें। अभी आर्गन का क्या है, मतलब दोनों का मास नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास सेम है, पर नीचे का जो है यानी कैल्शियम का 20 है, मतलब क्या 20 है एटॉमिक नंबर, और आर्गन का 19 है, सॉरी 18 है। तो ये थे हमारे आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स का अभी कोई आपको यूज गिवन नहीं है आपकी बुक में, और होता भी नहीं है शायद, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, आपकी बुक में तो गिवन नहीं है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस का, केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अभी हम करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इस टेबल में से ही मैं आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सभी चीजें पूछूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। जल्दी से 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी लिखो, करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने जो करा था, और इलेक्ट्रॉनिक वो अरेंजमेंट, एटम का स्ट्रक्चर कर लिया। चलो वेरी गुड, पॉज कर लो अगर नहीं करा तो। हाँ जी, नियॉन का अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है 10, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो इसी के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है 10, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर और बाकी के इधर। बाकी के कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे, वो इधर आ गए। तो मतलब 2 + 8 10 पूरा हो चुका है। हाँ जी, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ नियॉन। हाँ जी, अब हमें वैलेंसी बतानी है थी, वैलेंसी भी आपको बतानी थी। तो अभी इसमें तो लास्ट शेल पूरा भरा हुआ है, फिल्थ है, तो
तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 0, बिकॉज इसको कुछ चाहिए भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। देता तब ना अगर 4 से कम होता, ठीक है, तो वैलेंसी 0 है। हाँ जी, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, लास्ट शेल में कितने हैं, मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने होते हैं, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ जी, और आपसे एक और चीज थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें 2 है, दूसरे में 8 है, तो 2,8, या कह सकते हैं K2L8। ठीक है, एक ही एग्जांपल लें कि और भी लें, चलो और भी एक कर लेते हैं और, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अबाउट दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैग्नीशियम का कर लेते हैं एक। चलो जी, मैग्नीशियम, 2 बिंदु, इधर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ये हो गया फर्स्ट शेल। सेकेंड में अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर इज 12, तो हमें टोटल 12 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शेल तो हमारा पूरा हो गया बिकॉज इसमें 8 ही आ सकते थे। अब अगले में हमें 2 अगले बनाने पड़ेंगे। ओके, अगले 2 भी बना लिए हमने, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, बिकॉज ये लास्ट में 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो 2, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन अबाउट मैग्नीशियम। सो ये था आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, क्या क्या आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं काफी तेज बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है, पता है, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। Till then, take care. Bye bye. Thanks for watching.